पुलिस कंट्रोल रूम 112 को सूचना मिलती है कि साहब रास्ते में एक लूट के बाद हत्या कर दी गई है। जितनी जल्दी हो सके मौके पर आ जाइए, क्योंकि जिसके साथ ये वारदात हुई है उसका जो दूसरा साथी है बहुत ज़्यादा परेशान है। जैसी सूचना मिल जाती है उसके बाद पुलिस मौके पर आती है और मौके पर आने के लिए लगभग पुलिस को 10 या 15 मिनट के आसपास का वक्त लग जाता है। रात के लगभग पौने 10 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। सिपाही होता है वो रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा था, जो बड़े अधिकारी थे वो आगे आगे की तरफ जा रहे थे। इसी बीच में उस जगह पहुंचा जाता है जहां पर लाश पड़ी हुई थी। आखिरकार पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया। कब्जे में लेने के बाद फिर आगे की कार्रवाई करना शुरू कर देते हैं। जो सिपाही था जो रास्ता दिखा रहा है, उस सिपाही ने कहा कि साहब अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं। ऐसा लग रहा है मौका वारदात को देखते हुए जैसे क्या इस घटनाक्रम को या तो किसी एक व्यक्ति ने या अधिकतम दो व्यक्तियों ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। पुलिस वाले पूछते हैं कि इसके पीछे वजह क्या है। कि साहब मैं देख रहा था कि जो पैरों के निशान हैं बहुत ज्यादा लोगों के है ही नहीं, मैंने बहुत बारीकी से देखने की कोशिश की है। इसी बीच में वो बताता है कि साहब मुझे मौके पर सर्जिकल ग्लव्स भी मिलते हैं और वहां पर सिर्फ एक ही ग्लव्स का इस्तेमाल किया गया है। ऐसा लग रहा है जिसका जैसे क्या इसका हाल फिलहाल में ही यूज किया गया है, इस्तेमाल किया गया है। जैसे ही बड़े अधिकारियों को ये बात पता चलती है, पुलिस अधिकारियों ने इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। जिसने सूचना दी थी पुलिस उसी के पास पहुंच जाती है और जाने के बाद उससे कहती है कि सर्जिकल ग्लव्स का इस्तेमाल किया गया है ताकि उसके फिंगरप्रिंट ना आ सके मौके या वारदात पर। इसलिए हमने उस सर्जिकल ग्लव्स को उल्टा करके फॉरेंसिक लैब भेजेंगे, जांच कराएंगे, उसके बारीक से बारीक हिस्से की पड़ताल करेंगे। हो सकता है कि उसमें कातिल के हाथों के निशान उसके अंदर आ जाएं, फिंगरप्रिंट्स उसके अंदर आ जाएं। जैसे सामने वाले को ये बात बताई जा रही थी तो वो एकदम से घबराने लगता है, परेशान होने लगता है। तभी पुलिस ने एक तुक्का मारा, उसको देखकर कहा कि हो सकता है कि तुम्हें बहुत सारी जानकारियां हो, अगर पुलिस अपने हिसाब से काम करेगी तो तुम्हारे लिए बड़ी मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। इसलिए अगर तुम सच बताओगे तो तुम्हें दिक्कतें कम होंगी, तुम्हारे लिए परेशानी कम होगी। पुलिस ने कुछ ऐसी ही बात की थी, अंधेरे में तीर चलाया था और वो तीर जाकर एकदम सटीक निशाने पर लग जाता है। कातिल पुलिस के सामने ही बैठा हुआ था। अब तक कातिल ही पुलिस की मदद कर रहा था ढूंढवाने में, लेकिन पुलिस नहीं जानती थी कि जो मदद कर रहा है वो सिर्फ नाटक कर रहा है, असली कातिल वही है। घटनाक्रम का खुलासा होता है और लोगों को यकीन नहीं हो रहा था जिसने साथ साथ जीने मरने की कस्में खाई थी वो कातिल कैसे हो सकता है। पहले उसके साथ वैलेंटाइन मनाता है और वैलेंटाइन मनाने के बाद उसका कत्ल कर देता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह हरियाणा प्रदेश का जिला झज्जर लगता है और झज्जर में ही एक इलाका है बादली। बादली इलाके में झज्जर बादली रोड पर ये पहासोर जगह लगती है। वहां के पास एक व्यक्ति 15 फरवरी 2026 की रात लगभग पौने 10 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। वो रोड पर खड़ा है, आते और जाते वाहनों को रुकवाने की कोशिश कर रहा था। बार बार जैसे वाहन जा रहे हैं तो वो बीच में सड़क पर आने की कोशिश कर रहा था और ये उसकी कोशिश थी कि वाहन रुक जाएं, लेकिन लोग डरे हुए थे। इतनी रात में वाहन जो रोकने की कोशिश की जा रही थी, उन्हें लग रहा था कि शायद कोई लुटेरा होगा, लूट की घटना को अंजाम देने के लिए ये वाहनों को रुकवाने की कोशिश कर रहा था। ऐसे ही वाहन जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और वो जाकर सीधा रोड पर खड़ा हो जाता है। कहता है कि जब तक वाहन नहीं रुकेगा वो हटेगा नहीं। आखिरकार एक वाहन आता है, रुकता है। रुकने के बाद उससे पूछता है क्या बात है, तुमने लोगों को क्यों परेशान किया हुआ है, क्यों रास्ते पे खड़े हुए हो? वो कहता है कि साहब मुझे आपकी मदद चाहिए। हाथ जोड़ते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए कहता है कि साहब मेरे साथ लूट की वारदात हो गई है, घटना हो गई है और वो बदमाश मेरी बीवी को उठाकर ले गए हैं। जैसे ही व्यक्ति बात सुनता है वो थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि रात में वो अगर जंगल की तरफ जाएगा उसे लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो सचमुच बदमाश हो और वो उसको भी परेशान कर दें, उसको भी यहाँ लूटपाट कर लें। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई। हिम्मत जुटाने के बाद कहा कि मैं अपने वाहन को थोड़ा साइड से लगाता हूँ, साइड से लगाने के बाद फिर तुम्हारी जो भी बन पड़ेगी मदद करूंगा। जैसे वो वाहन को साइड में लगा रहा था, मौका देखते ही उसने 112 नंबर कंट्रोल रूम को फ़ोन किया। कंट्रोल रूम को फ़ोन करने के बाद कहा कि साहब यहाँ पर एक लूट की वारदात हुई है और ये झज्जर बादली जो इलाका है यहाँ पर पहासोर जगह लगती है। आप पुलिस को जितनी जल्दी हो सके पुलिस को यहाँ पर भेज दीजिए। जैसी सूचना मिलती है पुलिस मौके पर आती है। मौके पर आने के बाद अब यहाँ पर दो व्यक्ति होते हैं। उन दोनों व्यक्तियों के साथ वो पुलिस वाले जो पीवीआर वाले होते हैं वो भी, और साथ ही नज़दीकी पुलिस स्टेशन की टीम और उच्च अधिकारी अब मौके पर पहुँचने लगते हैं। और यहाँ आने के बाद फिर ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि क्या है क्या नहीं है। जाकर देखा जाता है। देखने के बाद फिर पता किया जाता है तो एक जो उस व्यक्ति है, उस व्यक्ति की जो शरीर पर कई जगह चोट के निशान होते हैं, उसके जगह जगह खून लगे हुए थे। और साथ ही जो उसकी पत्नी है बताता है कि मेरी पत्नी को बदमाश ले गए हैं।
जैसे जैसे रास्ता बताया जा रहा था वो पुलिस वाले उसके पीछे पीछे चल रहे थे और इसी बीच में देखा जाता है तो जो रजवाहा है, रजवाहे में उसकी पत्नी पड़ी हुई थी और वो खून से लथपथ थी। जब उसे देखा जाता है, चेक किया जाता है तो वो मर चुकी थी। आखिरकार पुलिस ने उस लाश को कब्जे में लिया और कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और साथ ही उच्च अधिकारियों को सूचना दी जाती है और जब सूचना दी जाती है उच्च अधिकारी मौके पर आ जाते हैं। फिर अधिकारियों ने पूछना शुरू किया। जिस व्यक्ति ने जानकारी सूचना दी थी वो एक ड्राइवर होता है जो रास्ते से गुजर रहा था, लेकिन उसको रोकने वाला व्यक्ति होता है अंशुल धवन जिसका नाम होता है, जो कि पेशे से एक सीए होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। उससे पूछा जाता है तो वो कहता है कि साहब मैं वैलेंटाइन मनाने के लिए गुरुग्राम से अपने घर आया था हिसार में, और हिसार में वैलेंटाइन मनाने के बाद वापस अपने काम पे जा रहा था, ड्यूटी पे जा रहा था। साथ में उसकी पत्नी जिसका नाम महक कथूरिया होता है, जिसकी उम्र लगभग 26 साल के आसपास होती है। उसकी पत्नी एचडीएफसी बैंक में गुरुग्राम के अंदर ही डिप्टी मैनेजर होती है। हम जा रहे थे आराम से, हंसी खुशी जा रहे थे, रास्ते में बातचीत कर रहे थे। इसी बीच में हमारे पीछे एक गाड़ी लग जाती है और गाड़ी लगातार हमारा पीछा कर रही थी। हमने बचने की तमाम कोशिशें की, लेकिन गाड़ी ने ओवरटेक किया और ओवरटेक करने के बाद झज्जर बादली मार्ग पर हमने देखा कच्चा रास्ता था, उनसे बचने की कोशिश की और हम कच्चे रास्ते की तरफ लगभग 100 मीटर के आसपास पहुंच जाते हैं। बदमाशों ने उसके साथ भी मारपीट करना शुरू किया। उसकी पत्नी के जो जेवरात उसने पहने हुए थे, उन जेवरात को जब उतार रहे थे तो पत्नी विरोध कर रही थी। जैसे जैसे पत्नी विरोध कर रही थी वैसे वैसे उसके साथ वो मारपीट कर रहे थे और इसी बीच में उसकी उन्होंने हत्या कर दी, कत्ल कर दिया और उसको वो यहाँ से ले जाते हैं। इस तरह की बात थी। जब पुलिस वालों ने ये बात सुनी, पुलिस वालों ने उसके तसल्ली दी। उसने कहा कि आप बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, पुलिस अपना काम करेगी, तुम घबराओ मत। अब ये जो सीए होता है अंशुल, इसने घबराते हुए डरते हुए अपने पिता रमेश धवन से हिसार में फोन किया, जो कि सेक्टर 14 के रहने वाले होते हैं। अपने पिता से कहता है कि पिताजी हमारे साथ लूट की वारदात हो गई है और मेरी पत्नी की हत्या कर दी है। जैसी हत्या की सूचना वो अपने पिता को देता है, उसके पिता ने अपने समधी को, यानी कि जो महक कथूरिया होती है, उसके पिता कृष्ण कथूरिया को सूचना देते हैं। कहते हैं कि बेटे की हत्या हो गई है, रास्ते में जा रहे थे और बदमाशों ने गाड़ी रोक ली, गाड़ी रोकने के बाद उसकी कत्ल कर दिया गया है। इस तरह की बात थी। जब लड़की के पिता को यह बात की सूचना मिलती है, उसके बाद वो अपनी पत्नी डिंपल से बताते हैं, साथ ही अपनी बेटी जो बड़ी बेटी होती है जिसका नाम श्रुति होता है उससे बताते हैं। उनका बेटा होता है अक्षय, उसको भी जानकारी देते हैं और परिवार में रो रो कर लोगों का बुरा हाल हो जाता है। और जैसी सूचना मिलती है घर वाले भी अब मौके की तरफ दौड़ने लगते हैं। आखिरकार ये जानने की कोशिश में थे कि पूरा मामला क्या है। जब घर वाले यहाँ पे आते हैं, साथ ही फॉरेंसिक टीम आ जाती है, एफएसएल टीम और उच्च अधिकारी आ जाते हैं, इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। जब जांच पड़ताल की जा रही थी तो एक सिपाही की नज़र, जो पहली बार आया था पीवीआर पर, उसकी नज़र पड़ जाती है। उसने कुछ बताया अपने उच्च अधिकारियों को कि जब हम पहली बार आए थे तो ऐसा लग रहा था पैरों के निशानों को देखने के बाद जैसे यहाँ पर एक या दो व्यक्ति ही रहे होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं थे, इसलिए इस वारदात को अंजाम देने वाले ज़्यादा लोग नहीं थे। ऐसे ही उसने अपने अधिकारियों को बताया। साथ ही उसने कहा कि साहब मुझे मौके पर एक सर्जिकल ग्लव्स मिला है, तो उसका भी हो सकता है कि कुछ काम आ जाए किसी। उच्च अधिकारियों ने जैसी बात सुनी, इसी बीच में जो लड़की के परिवार वाले हैं, जो महिला है जिसकी हत्या हो गई है, उसके परिवार वालों से जब बातचीत की जाती है वो कहते हैं कि साहब हमारी बेटी का कत्ल किया गया है और कत्ल करने वाला कोई और नहीं हो सकता, दामाद ही हो सकता है, उसने ही ये कत्ल किया है, हमें पूरा पूरा शक उसी पर है। लेकिन कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं मियाँ बीवी के अंदर बीच में। लेकिन उन्होंने किस हिसाब से कहा था, पुलिस वाले भी ये समझने में थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा था। इसी बीच में जब वो बताया जाता है तो ये 25 सितंबर 2025 को इनकी शादी होती है। ये अरेंज मैरिज थी, धूमधाम से शादी होती है। अभी शादी को महज 5 महीने का ही वक्त हुआ था, लेकिन 5 महीने में एक बार भी ना कोई झगड़ा था, ना कोई फसाद था, सब कुछ जिंदगी में ठीक ठाक चल रहा था। जो लड़का है अंशुल, वो पेशे से सीए है और उसकी जो पत्नी है वो बैंक में डिप्टी मैनेजर है। उसके बावजूद भी कत्ल क्यों किया गया है जब घर वालों से पूछा जाता है तो कोई वो ठोस वजह नहीं बताते। लेकिन जो मौके पर ग्लव्स मिला हुआ था, उस ग्लव्स के हिसाब से ही पुलिस ने एक तुक्का मारा। उन्होंने कहा कि इसमें कातिल के निशान होंगे, जो इसमें बाहर निशान तो नहीं आए लेकिन अंदर की साइड में निशान होंगे। जब इस तरह की बात थी तो वो सामने वाला व्यक्ति, यानी कि उसका जो पति होता है अंशुल, थोड़ा घबरा जाता है। पुलिस वाले उससे फिर अपने तरीके से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। जब अपनी तरीके से बातचीत करना शुरू कर देते हैं तब उसने बताया कि उसकी पत्नी देखने में तो खूबसूरत है ही, उसमें कोई डाउट नहीं था। 25 सितंबर 2025 को उनकी शादी हो जाती है। लेकिन जब जब वो घर में आता था तब तब वो अपने मोबाइल पर अपने ही कुलीग, अपने ही जो अन्य साथी होते हैं, उनसे बड़े हंस हंस के बातें किया करती थी। उसको इस बात पर अजीब लगता था। उसने उसको कई बार टोका, रोका, तुम क्या बातें करती रहती हो। पत्नी कहती है मैं भी अपना काम करती हूँ जैसे तुम काम करते हो। तभी उसके दिमाग में ये बात घर कर जाती है कि जो उसकी पत्नी है उसका चरित्र अच्छा नहीं है, वो कैरेक्टर की खराब है, वो किसी ना किसी से उसका ज़रूर
अफेयर रहा है। जब जब अपनी पत्नी को रोकता था, टोकता था, पत्नी वो अपना जो काम कर रही थी। साल 2020 से वो बैंक में मैनेजर बताई जा रही थी, डिप्टी मैनेजर, तब से वो काम कर रही थी। उसका स्वभाव ही अच्छा था। जिस जिस व्यक्ति के साथ उसका मिलना जुलना था, परिवार हो, रिश्तेदार हो, सभी ने उसके स्वभाव की, वो व्यवहार की बहुत ज़्यादा तारीफ की। लेकिन वो व्यवहार, वो स्वभाव उसके पति को अच्छा नहीं लग रहा था। वही उसका व्यवहार, उसका स्वभाव उसको चरित्रहीन की ओर इशारा कर रहा था। उसमें उसको कोई दम था या नहीं था वो तो खैर पता नहीं, लेकिन उसने अपनी पत्नी को रोकने की कोशिश की और तभी उसने प्लान बनाया कि चलो गुरुग्राम से अपने गांव चलते हैं। 14 फरवरी 2026 को जब ये गुरुग्राम में गए, गुरुग्राम से सीधा हिसार पहुंचते हैं, एक रात वहां रुकते हैं। उसके बाद फिर अगले ही दिन यानी कि 15 तारीख को ये शाम 7 बजे के आसपास अपने घर से निकलते हैं। रास्ते में अपने ससुराल में थोड़ा सा वक्त देते हैं, 10 से 15 मिनट के आसपास, और उसके बाद कहते हैं कि हम गुरुग्राम की तरफ जा रहे हैं। और जब गुरुग्राम की तरफ जाते हैं तो रास्ते में उन्हें एक पूरी कहानी तैयार करता है। पत्नी से ही कहासुनी हो जाती है और कहासुनी जब होती है तो उसने गाड़ी के अंदर ही अपनी पत्नी को पीटना शुरू कर देता है। पत्नी ने विरोध किया तो जो विरोध कर रही थी तो उसने पत्नी को और पीटना शुरू कर दिया। ये बावली और जो झज्जर मार्ग होता है वहीं पर एक जगह लगती है, उसकी थोड़ा सा रोड से, मेन रोड से लगभग 100 मीटर गाड़ी को नीचे उतार देता है। उतारने के बाद पत्नी को बाहर खींचता है, खींचने के बाद उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है। जब उसकी हत्या कर रहा था तो इसी बीच में उसने सर्जिकल ग्लव्स खुद ने पहने हुए थे ताकि उसके फिंगरप्रिंट कहीं पर ना आए, ना गले पर आए, ना किसी और जगह आए। इसी बीच में वो अपनी पत्नी को हर हाल में मारना ही चाहता था। उसे लग रहा था कि अगर मैं गला दबाऊंगा हो सकता है कि उससे इसकी मौत ना हो। तभी उसने एक कैंची ली और कैंची लेने के बाद अपनी पत्नी के गले की नस काट देता है, जिससे क्या ब्लड बहुत ज़्यादा मात्रा में बहने लगे। उस बॉडी को उठाता है, उठाने के बाद वहाँ फेंकता है और साथ ही जो उसकी बॉडी पर जितने भी ज्वेलरी होती है उस ज्वेलरी को उतारता है और उसको भी रजवाए में इधर उधर फेंक देता है ताकि ये पूरा घटनाक्रम एक लूट का घटनाक्रम लगे। और उसने अपने शरीर के कई हिस्सों में अलग अलग चोट पहुंचाने की कोशिश की। जब वो उसे पूरा इत्मीनान हो जाता है कि अब यहाँ से निकल के सीधा मेन रोड पे जाना चाहिए, फिर वो मेन रोड पे खड़ा हो जाता है। वहाँ खड़ा होने के बाद आते जाते वाहनों को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन काफ़ी देर तक कोई वाहन रुक नहीं रहा था। आखिरकार एक वाहन वाले ने हिम्मत जुटाई, वो रुक जाता है और रुकने के बाद फिर पूरी कहानी आगे तक पहुँचती है। फिलहाल पुलिस के सामने ये बात सामने आती है, उसने अपना जुर्म को कबूल कर लिया है और उस जुर्म के पीछे की वजह उसने बताया कि मेरी पत्नी का जो चरित्र था वो ठीक नहीं था। ये अभी साबित नहीं हो पाया। हालांकि पुलिस इन सब चीज़ों को हर पहलू की पड़ताल करने के लिए उस जो उसका पति है उसकी भी कॉल डिटेल निकाली जा रही है, साथ ही उसकी पत्नी है उसकी भी कॉल डिटेल निकाली जा रही है कि वाकई किसी से उसका चरित्र किसी कुछ संबंध थे कि नहीं थे, या फिर वैसे ही कहानी बनाई जा रही है या कुछ और कहानी है। पुलिस के सामने जब पुलिस ने उसे पहली बार पूछा था तो उसने किसी अधिकारी के सामने कुछ और बोला था, दूसरे अधिकारी के सामने कुछ और बोला था, जो ससुराल वाले आए थे उनके सामने कुछ और बोला था। पुलिस को यहाँ भी शक हो जाता है, लेकिन जो ग्लव्स वाली बात थी वो वहाँ से बिल्कुल पुख्ता तस्दीक हो जाता है कि पति ही इस घटनाक्रम में अकेला ही शामिल था और वो ही इसमें हत्याकांड को अंजाम देता है। फिलहाल पुलिस हर एक पहलू पर जांच पड़ताल कर रही है और आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया है। और साथ ही पुलिस की कोशिश है कि कम से कम समय में चार्जशीट लगाने के बाद आरोपी को सलाखों के पीछे रखा जाए और उसे सजा मिल सके। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि जाते जाते आपको ये भी बताना है कि जब उस महिला का यानी कि महक का पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है तो घर वालों को, परिवार वालों को बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो रहा था। वो महिला जिसकी 5 महीने पहले शादी हुई थी वो 2 महीने की प्रेग्नेंट भी होती है। ये बात शायद उसके पति को बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, इल्म नहीं था। और जब ये बात के घर वालों को पता चलती है तो घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है कि नन्ही सी जान, यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 कत्ल होते हैं। इसलिए ये घटनाक्रम जैसे ही परिवार वालों को, खासकर अंशुल के परिवार वालों को ये बात पता चलती है तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो रहा था। पुलिस की कोशिश है कि इस मामले में कम से कम समय में चार्जशीट लगाकर आरोपी को सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी और जिससे कि एक संदेश जा सके कि बुरे काम करने वालों के साथ बुरा ही अंजाम होता है। दोस्तों, जाते जाते प्रदीप हैं उनकी पत्नी जिनका नाम चांदनी है, चांदनी का जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें विक्रांत गुप्ता हैं, विजय गोस्वामी, स्नेहा, शरीफ अंसारी, अल्ताफ खान, कैलाश गौर, नीतीश डांगर, राहुल चाहर, आशीष कुमार, राजेश राठौर, मोहम्मद मुश्ताक, पिंटू कुमार, सिकंदर, कप्तान खान, गुरप्रीत सिंह। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।